नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार पांडे स्वागत करता हूं इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल में आयोजित सबसे बड़े और सबसे अनोखे डिबेट में। अब यहाँ मैं अपने डिबेट को अनोखा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक मोटो है और वो मोटो है चुनावी माहौल का। मैं 2022 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2042 में होने वाले विधानसभा चुनाव का, जिस चुनाव में हमारे 4 प्रतिभागी अपनी अपनी पार्टी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और वो 4 प्रतिभागी हैं छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे। आप सोचिए 20 साल बाद जब 2042 के चुनाव में ये एज सीएम कैंडिडेट के तौर पे आएंगे तो 20 साल की समझ इनके पास होगी। अगर ये 13-14 साल के लड़के आज बात करते हैं यूपी के विकास की, आज बात करते हैं यूपी के इकोनॉमिक्स की, उसके अर्थशास्त्र की, उसके सांस्कृतिक विकास की, तो सोचिए 20 साल बाद इनकी सोच कहां तक पहुंचेगी। अब आपके सामने ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 20 साल बाद की परिचर्चा आज क्यों? तो आपको पता होना चाहिए विधानसभा का जो चुनाव होता है, यानी जहां से आपका चीफ मिनिस्टर चुनाव हो जाता है, उसके लिए कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप 25 साल कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे सीएम बन सकते हैं। ये हमारे 13-14 साल के बच्चे जो आज राजनीति की इतनी समझ रखते हैं, वो 20 साल में सोचिए कितने परिपक्व हो चुके होंगे, जो 2042 के चुनाव में सीएम कैंडिडेट के तौर पे हमारे सामने होंगे। ये किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, हमारे डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। यानी 2042 जहां इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल के ये 4 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे चीफ मिनिस्टर के चुनाव में, और चीफ मिनिस्टर के चुनाव जीतने के बाद ये किस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है। इसी पे चर्चा करेंगे हम अपने 4 पार्टिसिपेंट्स। इसलिए मिलते हैं अपने तीसरे कैंडिडेट से जो 2042 के चुनाव में चीफ मिनिस्टर के पद के लिए हैं, और वो है मिस आंचल। सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आंचल गुप्ता असीम क्रांति पार्टी की एक कैंडिडेट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं 2042 के विधानसभा में मैं मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ी हुई हूँ। जैसा कि आप सब देख ही चुके हैं, मेरी पार्टी का नाम है असीम क्रांति पार्टी। इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जो हम क्रांति करेंगे, जो हम क्रांति लेकर आएंगे वो असीम होगी, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, वो कोई सीमित क्रांति नहीं होगी। जब जब चीजें गलत होगी तब हम एक नया चेंज लेकर आएंगे, एक नई क्रांति लेकर आएंगे। हम 2-3 चेंज करके बैठने जैसे वाले नहीं हैं। जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी, जब तक वो गंदगी खत्म नहीं होगी, हम तब तक अपनी क्रांति लेकर आएंगे। जैसा कि आप हमारा लोगो देख सकते हैं, इसमें हमने एक क्षितिज और एक चिड़िया को उड़ते हुए दिखाया है। क्षितिज यानी वह जगह जहाँ पर आकाश और जमीन का मिलन हो, मतलब अनंत। ये चिड़िया उस अनंत की ओर उड़ान भर रही है, एक नई शुरुआत की ओर, एक नई कल की ओर उड़ान भर रही है, और यही हम दिखाना चाहते हैं। हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इस गंदगी से बाहर निकल रहे हैं। धन्यवाद। यूपी में कई सारी गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट के पास पैसा है, लोग हैं, लेकिन आप हमारी पार्टी को वोट क्यों दें? सारी पार्टी के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की है कमी, वो है साफ नीयत। जब तक साफ नीयत ना होना, उस क्रांति को करने में मजा नहीं आता, उस क्रांति को करने में वो जज्बा नहीं आता, और वो साफ नीयत है असीम क्रांति पार्टी के पास। यूपी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, उसके कल्चर, आर्ट, टूरिज्म। सही सुना आपने, टूरिज्म। यूपी हाईएस्ट शेयर देता है डोमेस्टिक टूरिज्म में, यूपी 3rd हाईएस्ट शेयर देता है फॉरेन टूरिज्म में। क्यों ना इसी चीज को हम बना लें अपनी ताकत। लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी जगह हैं जिनको हम उतना फेमस नहीं किए हैं, जहाँ पर लोग टूरिस्ट वहाँ पे पता ही नहीं है कि वो भी जगह है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। जब लोग जानेंगे ही नहीं तो विजिट कैसे करेंगे उन लोगों को? तो हमारी गवर्नमेंट उन एरियाज को और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स को एडवर्टाइज करेगी, मतलब यूपी के टूरिज्म को एडवर्टाइज करेगी।
जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जाने और यहाँ पर आए। अब इससे होगा क्या? एडवर्टाइज करने से होगा क्या? लोग आने से होगा क्या? जब लोग आएंगे तो उनको लाने जाने का होगा यूज ट्रांसपोर्ट का, लोग आएंगे तो यूज होगा टिकट का, लोग आएंगे तो यूज होगा गाइड का, लोग आएंगे किसी जगह पे विजिट करेंगे तो लोग कुछ खरीदेंगे, उसके लिए शॉप एस्टेब्लिश होंगे। वो कौन करेगा? वो हम करेंगे। लोग के पास जो कलाकारी है वो यहाँ पे आके दिखा सकते हैं, अपने सामानों को वहाँ बेच सकते हैं। अगर वो किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे नारियल, बास्केट, फ्रूट, फ्लावर्स, इन सब चीजों को बेच सकते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे मिल क्या रहा है? इससे मिल रही है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को जिनको डे टू डे लाइफ में वर्क मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे मिल रही है उनको एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ इसके साथ हमारा टूरिज्म, हमारा कल्चर और सारे देशों में फैल रहा है और सारी जगह पर फैल रहा है। और उसके साथ इनकम बढ़ रही है उन एम्प्लॉय लोगों की, उसके साथ इनकम बढ़ रही है हमारे स्टेट की, प्रॉफिट हो रहा है हमारे स्टेट का। जब लोग बाहर से आएंगे तो उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में है डिफरेंस, जो हमें देगा प्रॉफिट। तो बस एक चीज को अगर हम टारगेट करें तो उससे प्रॉफिट हो रहा है 3 चीजों का, एम्प्लॉयमेंट, कल्चर फैल रहा है हमारा और इनकम बढ़ रही है और प्रॉफिट हो रहा है हमारे स्टेट को। जब स्टेट को प्रॉफिट होगा हम उसी प्रॉफिट को उनके वापस डेवलपमेंट में लगाएंगे, मतलब उन्हीं का पैसा उन्हीं के डेवलपमेंट में वापस जा रहा है। इससे उसी टूरिज्म सेक्टर को हम और भी इंप्रूव करेंगे और भी मजबूत करेंगे। दूसरा पॉइंट है हेल्थ केयर। हम क्या ही करेंगे उस डेवलपमेंट का, हम क्या ही करेंगे उस पॉलिसीज और प्रोग्राम का जब हमारे देश के बच्चे ही स्वस्थ नहीं है, जब हमारे देश के बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो उस डेवलपमेंट का क्या होगा? अकॉर्डिंग टू WHO हर 1000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन आपको पता है यूपी में उसका रेशियो क्या है? हर 19,962 के पॉपुलेशन पे मात्र एक डॉक्टर है। यूपी की पॉपुलेशन करीबन 11 से 12 लाख है, लेकिन मेडिकल कॉलेज मात्र 55। क्या आपको ये रेशियो अंतर नहीं दिखता कुछ ज्यादा का? ये डिफरेंस काफी डेंजरस है, डिफरेंस काफी खतरनाक है। इसके लिए हम स्टैब्लिश करेंगे मोहल्ला क्लिनिक। आपको पता है इंडिया टीवी की हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें बनारस में एक बच्चा अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जा रहा था और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बीमारी बहुत खतरनाक थी? नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल काफी दूर था। ठीक एक कपल अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, उसका बच्चा अपनी माँ के गोद में ही दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे कष्ट बहुत ज्यादा था, बीमारी बहुत खतरनाक थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल काफी दूर था। ठीक उसके 1 महीने बाद आगरा में एक 7 साल का बच्चा स्टमक इन्फेक्शन से मारा गया। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन बहुत खतरनाक था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल काफी दूर था। और इसके लिए हम स्टैब्लिश करेंगे मोहल्ला क्लिनिक जो हर 2 किलोमीटर रेंज के अंदर होगा। उसमें हम 100+ मेडिसिन, 200+ डायग्नोसिस करेंगे। वहां पर हर टेस्ट की फीस कम लेंगे, डॉक्टर्स की जो फीस लगती है उसको लेंगे ही नहीं, जो मेडिसिन है उसकी फीस कम लेंगे। इससे होगा क्या? इससे लोग इजीली हॉस्पिटल से उस मोहल्ला क्लिनिक से कनेक्ट कर पाएंगे। और अब आप पूछ सकते हैं, आपको लगेगा कि अरे यूपी तो इतना बड़ा है, इतना मोहल्ला क्लिनिक स्टैब्लिश कैसे करेंगे? जो गवर्नमेंट ठेका आता है उस पर कितना करप्शन होता है? यहाँ तो कुछ ज्यादा ही करप्शन होता है। अगर करप्शन बस माने तो 40 से 50% करप्शन होता है। अगर मोटा मोटा हम केवल 20% ही करप्शन लें और एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो 1,74,000 करोड़ गवर्नमेंट ठेका आया है और उसमें 20% करप्शन होगा 34,000 करोड़। क्या आपको नहीं लगता है 34,000 करोड़ कुछ ज्यादा ही है? इसमें कई ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक स्टैब्लिश हो सकती है, उन डॉक्टर्स को सैलरी मिल सकती है। हम उस मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर को, कंपाउंडर को, नर्स को और साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी भी रखेंगे। अब आप बोलेंगे इतने कर्मचारी लाओगे कहाँ से, इतने कंपाउंडर लाओगे कहाँ से? आएंगे। आपको पता है इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है यहाँ पर, क्योंकि एक वैकेंसी आती है ना उसमें 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो अगर मैं 5,000 के लिए बस
हायर करूंगी तो 20 से 25 लाख लोग उसके लिए फॉर्म करेंगे, तो क्यों ना हम उनको यूज करें, उनसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे। मेडिकल कॉलेज कैसे स्टैब्लिश होगा? जो इतने सारे करप्ट मनी जो बचे हैं हमारे, एक मेडिकल कॉलेज को स्टैब्लिश करने में करीबन 189 करोड़ पैसे लगते हैं। जब 34,000 करोड़ पैसे हमारे पास हैं, उसमें कितने सारे मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे? बहुत सारे। ये लीडर्स होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है? अगर सारे लीडर्स की हम 10-10 हजार सैलरी कम कर दें थोड़ा, तो क्या हम पे अंदर पड़ जाएगा? और वही सैलरी हम यूज करेंगे, वही पैसा हम यूज करेंगे उन कंपाउंडर्स को देने में, उन डॉक्टर्स को देने में। यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। जो हम बोल रहे थे 19,962 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है, अब वो संख्या ज्यादा होगी। हमारा दूसरा पॉइंट है MSME। आपको पता है यूपी सबसे ज्यादा मार्जिनल लेबर प्रोवाइड करता है पूरे भारत में। इतने सारे लेबर्स हमारे जाते हैं, आपने देखा ही होगा रिपोर्ट लॉकडाउन में कितने सारे लेबर पलायन करके यहाँ पर आ रहे थे, कितने सारे रेलवे ट्रैक्स पर अपनी जान दे दिए थे, इतने सारे को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो उनके रहने का ठिकाना नहीं था। रोड पर जाओ तो पुलिस मारती थी, और घर पर जाओ तो फिर मकान मालिक पैसा मांगता था। उस केस में वो क्या करे? अपनी फैमिली को छोड़ के वो जाते थे अलग स्टेट में काम करने। क्यों ना हम उन्हीं लेबर्स को अपने स्टेट में रखें और उन्हें एम्प्लॉय करें? अब वो होगा क्या? इसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें हम उन लेबर्स को, ये जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो केवल बोलने में ही छोटे हैं, लेकिन हमारे डेली लाइफ में इनका बहुत यूज होता है, क्यों ना उसी को अपनी ताकत बनाए। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर गाय का दूध है और बकरी का दूध है, गाय का दूध 1 लीटर कितना होगा? 30 से 40 रुपए लीटर, और बकरी का दूध 100 रुपए लीटर। अगर हर लेबर 2 बकरी ही पालता है, उसकी कितनी इनकम बढ़ेगी? बहुत। उस 2 बकरी की वो ब्रीडिंग करवाए, उससे 4 करवाए और 1 बकरी दान में दूसरे लेबर्स को दे, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। एक और एग्जांपल इसका समझते हैं। यूपी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है बैम्बू का। अगर गवर्नमेंट वो बैम्बू, वो बांस उन लेडीज को प्रोवाइड करे जो घर पर रहती हैं, अपने काम करने के बाद घर पर रहती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं उस टाइम, उनको काम दे, उनको बोले हैंड फैन बनाने का, बास्केट बनाने का, फर्नीचर्स बनाने का, सूप बनाने का, तो क्यों नहीं करेंगी काम? उनकी इनकम बढ़ रही है तो वो क्यों नहीं करेंगी काम? वो करेंगी। गवर्नमेंट उनको ये बांस प्रोवाइड करेगी और वो अपना सामान बेचेंगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उस चीज को बेचेगी, सारे लोग को एक्सपोर्ट करेगी अदर स्टेट में। इससे होगा क्या वुमेन्स को? इससे पहले तो वुमेन्स एम्प्लॉय हो रही है, और दूसरा वुमेन आत्मनिर्भर बन रही है। लोग वुमेन्स को सुरक्षा देते हैं, हम इनको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्यों ना उनको इतना आत्मनिर्भर बना दें कि वो अपनी सुरक्षा खुद ही कर पाए। तो हम इससे वुमेन्स को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे पहला ऑपरेशन किस देश ने किया? सबसे पहली एनेस्थीसिया किसने बनाई? बिना एनेस्थीसिया का कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, वो है भारत। और भारत ने यूज किया आयुर्वेद का। कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका यूज आयुर्वेद का यूज करके हम उसका क्योर कर सकते हैं। बोला जाता है अस्थमा, थायराइड, हाई बीपी, इन सब का कोई क्योर नहीं है, लेकिन वही हम देखें आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद बोलता है उन सबका क्योर है, उन सबको ठीक किया जा सकता है। हर टेस्ट पे इतने महंगे टेस्ट होते हैं, हर हफ्ते पे जाओ टेस्ट करवाने, डॉक्टर की फीस, मेडिसिन की फीस कितनी कॉस्टली पड़ती है। एक बार आयुर्वेद का यूज करके हम उसको क्योर कर सकते हैं, तो ये तरीका ज्यादा सही है। योगा, अगर एक घुटने में दर्द है, लोग उसके लिए कितना टेस्ट करवाते हैं, कितनी सारी दवाइयां लेते हैं, और वो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हर महीने पे जाएंगे टेस्ट करवाने, मेडिसिन लेने। अगर वो 1 महीने इंसान जमकर योगा कर देना, उसके घुटने का दर्द अपने आप सही हो जाता है। जब ये चीज हमारे पास खुद ही है, तो क्यों ना इसका यूज करें। आयुर्वेद का परमानेंट क्योर होता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, उसका यूज हम ऑलरेडी कर सकते हैं। रही बात, आप पूछ सकते हैं उत्तराखंड तो सबसे ज्यादा वहाँ पे प्लांट्स हैं, तो क्यों हम यहाँ पे, क्यों इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है, कैसे उनको प्रमोट करेंगे? तो कर सकते हैं। भले ही रॉ मटेरियल्स वहाँ पे जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री हम यहाँ सेटअप कर सकते हैं।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस, हम उन्हें सेस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कम लेंगे, टैक्सेस कम लेंगे, इनिशियल ईयर्स में आपसे टैक्स नहीं लेंगे, तो क्यों नहीं यहीं पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री यहाँ स्टैब्लिश करेंगे, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उनको भले ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा लेकिन और सारी चीजों का कॉस्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। तो जब इंडस्ट्री यहाँ स्टैब्लिश होगी, रॉ मटेरियल्स यहाँ बनेंगे, तो प्रॉफिट होगी हमारी स्टेट की, और इससे हम प्रमोट करेंगे आयुर्वेद को। हर घर में हर छोटी छोटी बीमारी के लिए कोई ना कोई नुस्खा जरूर होता है। हमारी गवर्नमेंट बोली थी कि मैं आयुर्वेद को आगे बढ़ाएंगी और आयुर्वेद को आगे बढ़ाएंगी, तो पहले जमाने में आयुर्वेद आगे था, उसके बाद जब अंग्रेजी दवा आ गई तो आयुर्वेद पीछे हो गया, और फिर इस जमाने में जब फिर आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाएंगी, आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद से आयुर्वेद जो अंग्रेजी दवा जो आगे अपना चुके हैं, तो आयुर्वेद फिर से कैसे अपनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, अगर पेट दर्द होता है या सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो हर आप चीज के लिए क्लिनिक पे नहीं जाते हैं। आपके घर पे मम्मी बोलती है अदरक और बेली को थोड़ा गर्म कर लो, खा लो, सही हो जाएगा, वो आयुर्वेद है। हर घर में ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं, हर चीज के लिए वहाँ उस दवा को यूज नहीं करते हैं। और मैंने अपने पूरे लेक्चर में ये तो नहीं बोला कि आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक को बैन करिए, वो दवाएं भी इनकम पर आती है, वो दवाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलिए ऑपरेशन ही नहीं करेंगे तो क्या कोई रह पाएगा ऐसे। मैंने ये नहीं बोला एलोपैथिक होम्योपैथिक को अपनाइए मत, मैंने बस ये बोला है जिस आयुर्वेद ने पहला ऑपरेशन दिया, जिस आयुर्वेद ने पहली एनेस्थीसिया दी, उसको क्यों हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद को किसने दिया, इंडिया ने दिया, और हम अपनी चीजें छोड़ रहे हैं। आपको पता है फॉरेनर्स में आयुर्वेद जानने का कितना क्रेज होता है, बहुत लोग आते हैं, चीजों को सीखते हैं। रही बात कि हम उसे प्रमोट कैसे करेंगे, हमारी गवर्नमेंट हर एक महीने पे एक कैंपेन लाएगी जिनको उन लोगों को एक स्टेज प्रोवाइड करेगी। हमारा यूट्यूब चैनल होगा, हम न्यूज चैनल से कुछ 1 घंटे के लिए टाइम मांगेंगे, हमारे शो को दिखा सके वो, और वहाँ पर आप अपने आयुर्वेद के जो आपके पास नुस्खे हैं उसको आके बता सकते हैं। इससे होगा हमारा आयुर्वेद प्रमोट। और मैंने एक और बात बताई थी, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जब इंडस्ट्रीज यहाँ लगेंगे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली लोग प्रमोट होंगे, ये चीजें प्रमोट होंगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा हम उसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। एक और ऑडियंस के पास चलते हैं, काफी एक्साइटेड है क्वेश्चन करने के लिए। बोलिए सर, किससे आपका प्रश्न? तो मेरा क्वेश्चन असीम क्रांति पार्टी की उम्मीदवार आंचल जी से है कि उन्होंने कहा कि वो आयुर्वेद को प्रमोट करेंगी। तो जब आयुर्वेद को प्रमोट करेंगी तो इस वक्त आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो काफी कम मात्रा में हैं। तो अगर आयुर्वेद को आप प्रमोट करेंगी तो जो गैप है पेशेंट और डॉक्टर का वो और बढ़ जाएगा, तो ये बहुत बुरी चीज होगी हम लोग के उसके लिए, और आयुर्वेद को प्रमोट करने में आपको काफी टाइम। हाँ, ये प्रश्न काफी अच्छा है और आप ही से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने ये बोला है, आपको बताया था कि एक मेडिकल कॉलेज को स्टैब्लिश करने में करीबन 189 करोड़ का पैसा लगता है। हमारे पास गवर्नमेंट टिकट काफी करोड़ का आता है। हम मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश करेंगे आयुर्वेद को, इसीलिए हम बोल रहे हैं प्रमोट करेंगे और डॉक्टर्स देंगे आयुर्वेद के। चलते हैं एक और ऑडियंस के पास, वो भी काफी एक्साइटेड है क्वेश्चन पूछने के लिए। पूछिए सर, किससे प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न आंचल जी से है, जिनका कहना है कि हम आपकी सरकार आएगी तो आप कॉलोनी क्लिनिक खोलेंगे, कि आप उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जिसकी एरिया 2,43,280 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। क्या आप इतना आपके पास पैसा है कि आप इतने में क्लिनिक खोल सके, जबकि एक डॉक्टर की बनाने में गवर्नमेंट को 1 करोड़ का खर्च आता है। अकॉर्डिंग टू WHO हर 30% की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यूपी में 144 पे 1 है, 1 है, तो अंतर तो है ही ना इसमें, है ना इसमें अंतर। और मैंने बताया था आपको ये बात कि जो मेडिकल कॉलेज है करप्शन वाला, उसमें जो करप्शन लगता है 40 से 50% का करप्शन जाता है। बस हम 20% भी करप्शन का लिए थे, अगर कि करप्शन हो रहा है तो बहुत करोड़ रुपए आ गए थे हमारे पास। उन पैसों को हम यूज करेंगे मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश करने में। जब डॉक्टर्स की इतनी कमी है और डॉक्टर्स की इतनी जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब डॉक्टर्स, अभी दिल्ली में डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया था क्योंकि उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कमी नहीं है डॉक्टर्स की, पीजी यूजी इन सब का होता है एग्जाम, डॉक्टर्स बहुत हैं। आप न्यूज देखते होंगे, अभी दिल्ली में हाल ही में डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया था क्योंकि इनकी पोस्टिंग
तो आपको किया होगा आपके भावी चीफ मिनिस्टर जो 2042 के विधानसभा के चुनाव में चीफ मिनिस्टर के तौर पे इनकी पार्टी इन्हें फ्रंट पे ले आएगी। सोचने वाली ये बात है कि 13-14 साल के बच्चों की ये सोच है। अब सोचिए जब 20 साल बाद ये राजनीति में एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश को कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। जैसा ही दर्ज करने के लिए हर एक मोबाइल से मैं कांटेक्ट कर दूंगा थाने को, वहां तक सूचना पहुंचा दूंगा। सोचिए इससे क्राइम रेट कितना नीचे जाएगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, एक को सुधारो 10 ऑटोमेटिक सुधरेंगे। अगर एक को आप पनिश कर रहे हो, उसे इंसल्ट फील करा रहे हो सोसाइटी में, उसके घर को काला करके रख दे रहे हो उस पूरे गांव में, तो सोचिए और लोग में कितनी जल्दी सुधार होगा। ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे मुद्दा इन्होंने उठाया, प्रज्वल जी ने उठाया कि ये गवर्निंग बॉडी बनाएंगे, कुछ स्कूलों से कांटेक्ट रखेंगे, उन स्कूलों के जरिए अपने गवर्नमेंट बॉडी को भी देखेंगे, स्कूलों को भी देखेंगे, वहां के करप्शन को खत्म करेंगे। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट उठा रहे हैं इन लोगों ने। आप लोग को पता है उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 5.5 करोड़ है इस साल का। और साथ ही आपको पता होना चाहिए विधानसभा चुनाव में हर एक पार्टी नहीं में 300 से 400 करोड़ रुपया खर्च करती है। क्लियर? सोचिए 300 करोड़ रुपया एक पार्टी कैंडिडेट खर्च करता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। वो 300 करोड़ रुपया अगर एक एक इंसान को 1-1 करोड़ देते हो ना, तो कितने लोगों की गरीबी खत्म हो जाएगी। इन सब मुद्दों पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, ना गवर्नमेंट का ध्यान जाता है और ना ही किसी और अधिकारियों का। ये सोचने वाली बात है, एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 300 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। ये पैसा आता कहां से है? ये पैसा आता है हमसे, क्योंकि हम टैक्स देते हैं उस गवर्नमेंट को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिन समस्याओं का निश्चित तौर पर निराकरण करना चाहिए। इन बच्चों की सोच देख के मैं खुद बड़े आश्चर्य में हूं कि जिस दिन ये 2042 के चुनाव में ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उस दिन जो हमारा सपना है शायद उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए जाने का, निश्चित तौर पे वो सपना साकार होगा। और वो सपना साकार होगा इन बच्चों से। जिस प्रकार इनकी सोच है, 20 साल के अनुभव के बाद जब अपनी सोच को रखेंगे तो सोचिए क्या रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, आज का अपना चर्चा का समापन करता हूं मैं यहाँ से हमें मिले हैं 2042 के भावी सीएम। निश्चित तौर पे इसमें से कोई एक 2042 में आपके उत्तर प्रदेश की सेवा करेगा, चीफ मिनिस्टर के पद पे हमें वो सपना दिखाएगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच।